अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सैयद एजाज़ अहमद साहब का सवाल आया है कि वो उनका सवाल ज़रा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है शाह साहब, मैं मीट पे काम करना चाह रहा हूँ, मुझे बेहतरीन सा मशवरा दे। मैं टी एम आर इस्तेमाल करूँ या लूसन की इस्तेमाल करूँ, साथ या अपना खुद वंडा तैयार करूँ? ये ज़रा बड़े मेहरबानी से फरमाई फरमाएँ। बहुत अच्छा जी, एजाज़ अहमद साहब कह रहे हैं कि मैं गोश्त के मकासद के लिए काम करना चाह रहा हूँ और क्या मैं TMR मतलब उन्हें खिलाऊँ, क्या मैं उन्हें खुश्क लूसन दूँ या फिर मैं उन्हें वंडा जो है वो अपना तैयार करके दूँ। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि जो एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अब देखिए, गोश्त के मकासद के लिए पाकिस्तान में कभी काम नहीं हुआ, जहाँ तक मेरा नाकिस इल्म है। इल्म तो नाकिस नहीं होता, सुना है, कम इल्म है ये, या कम इल्मी कह लें। तो वो जहाँ तक मेरी कम इल्मी है या कम अकली भी कह सकते हैं कि हो सकता हो रहा हो लेकिन पता ना हो, तो ये काम इस पे नहीं हो रहा। वो किस तरह नहीं हो रहा कि हमने काफ़ी जगह पे घूमे फिरे, तो वहाँ ईद के जानवरों का काम तो काफ़ी जगह पे नज़र आया कि बकरे शकरे पाल के बेचना। तो लेकिन ये जो काम है ना, इसका गोश्त के मकासद के लिए कि हमें कोई ऐसा फार्म नज़र आया हो जहाँ पे 200-400 500 1000 2000 कोई बकरा पाल रहा हो, कसाई आ रहा हो, सुबह वहाँ से लेके जा रहा हो, 2-4 माह वो फैटनिंग करते हैं उसकी, यानी कि मोटा करते हैं उसे, या कोई जो दुकानें होती हैं मीट के जो ब्रांड होते हैं वो लेके जा रहे हो, या कोई उन्होंने अपनी दुकान बनाई हो जहाँ पे वो फ़रोख्त करते हैं उसे, तो मतलब मोटा करके जानवर को ना, को 2-4 माह रख के। तो वो मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं फार्म आया। हो सकता है कोई हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरी नज़र में ऐसा कोई फार्म नहीं आया। वो उस क्यों नहीं आया, उसकी काफ़ी सारी वजूहत बन जाती हैं। अच्छा, आज हम थोड़ा सा उन वजूहत पे भी मतलब बहस कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं। उसमें जो पहली वजह ये बनती है ना कि बकरी फार्मिंग को की हमारे पास तरबियत नहीं होती, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने बकरियां रखनी कैसे है। मतलब आप ये तसव्वुर करें कि आपको अचानक ही शौक पड़ जाए कि आपने हाथी रखना है घर में, और आप कैसे हाथी को यहाँ पे लेके आएंगे। पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया ना। ये तो ईरान में हाथी आने वाली बात हुई, तो जहाँ पे हाथी होते ही नहीं, तो हाथी को लेके आएंगे, उसके लिए ट्रॉलर मंगाएंगे, फिर हाथी के लिए जगह चाहिए होगी, फिर उसके लिए नीचे रेत शेत को डालनी होगी, फिर वो गन्ने भी खाता है, फिर वो सारे पानी कितना पीता है, किस तरह का पीता है, क्या क्या हिफाजती अद्वियात और सारी चीज़ें। और फिर अगर हथनी भी साथ हुई तो इसका क्रॉसिंग सीजन कौन सा है, बच्चा कैसे मतलब पैदा करवाना है, कैसे बच्चे को बचाना है। अब ये सारे मामला तो सीखने वाले हैं। इसके लिए यहाँ तो हमें कोई महकमा जंगली हयात के किसी तजर्बाकार बंदे से मिलना पड़ेगा, या फिर चिड़ियाघर में जाके किसी से ये मालूमात लेनी पड़ेगी, तो या फिर नेशनल ज्योग्राफिक वालों के साथ कोई रब्ता करना पड़ेगा, या जिसने कोई हाथी रखा हुआ है उससे को मिलना पड़ेगा। अगर हम ये सारे काम नहीं करते फिर क्या होगा कि हाथी तो ट्रॉलर वाला हमारे घर में छोड़ जाएगा, पर फिर वो हाथी की भी शामत आ जाएगी, उसके बस बेचारे के दिन गिने चुने ही होंगे, और हमारे जो हमने वो लाखों रुपए उस पर लगाए होंगे वो भी कह रही फिर वो जुआ ही होगा कि किस वक्त हाथी मरा और किस वक्त हमारे पैसे डूबे। तो बकरी फार्मिंग भी इसी तरह ही है। ये भी असल में छोटे छोटे हाथी होते हैं, सफ़ेद हाथी, जो शुरू में कोई 2-4 साल जो सफ़ेद हाथी रहते हैं, तो बाद में ये जो है ना वो सफ़ेद से फिर वही भूरे हाथी बन जाते हैं जब ये कमाने लग पड़ते हैं। मसला ये है कि वो जो 2-4 साल पहले होते हैं बकरी फार्मिंग में, वो किस तरह गुजारने हैं। आज भी फार्म पे हमारे शाह साहब गुजरात से आए हुए थे, असद अली शाह साहब, उनसे भी यही बातचीत चल रही थी। कह रहे थे जी मैंने भी बकरियां रखनी है, तो मैंने कहा जी आप तरबियत लें, किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कामयाबी से ये काम हो रहा हो, आप वहाँ पे काम सीखें जाके, फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जिसने भी पाकिस्तान में काम किया है, अब देखिए हमने काम का आगाज़ किया है तो इसी तरह ही था, कोई तरबियत नहीं, और उसमें हमने इतना नुकसान किया चले हमने तो चले जैसे तैसे है,
कार करा के कोई अपना निज़ाम चलाते रहे, आज तक चला रहे हैं और इस उम्मीद पे चला रहे हैं कि बड़ी जल्दी मतलब इसमें से वो आमदन के एक अच्छे खासे ज़राए पैदा हो जाएंगे और हमने जितना पैसा इसमें लगाया वो वापस हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है और नज़र आ रहा है कि बस एक आध साल का ही हो रहा है वक्फा, इसके बाद इसमें आमदनी के मुस्तकिल ज़राए पैदा हो जाएंगे। तो जिसकी तरबियत नहीं है उसने मतलब कि वो पहले तो जानवरों का नुकसान करेगा, फिर वो अपना पैसा वो जानवरों की जो खुराक पे रिहाइश पे लगाया वो उसका वो सारा ज़ाया होगा, फिर उसके बाद वक्त ज़ाया होगा क्योंकि वक्त ही जो है ये कहते हैं कि यही पैसा होता है, वो वक्त भी ज़ाया होगा। तो फिर वो बाज़ का इतनी हिम्मत ही नहीं बंदे के अंदर रहती कि वो आगे चल सके। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ है ना वो ये है कि आपकी तरबियत होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये इसलिए काम नहीं शुरू हो सका, खास तौर पर गोश्त के वाले से बात हो रही है कि लोगों की तरबियत ही नहीं है कि वो पता ही नहीं कि काम करना कैसे है। जब काम करना आ जाए ना बंदा रास्ता भी निकाल लेता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें कि हमारे यहाँ पे कोई नस्ल नहीं है बाकायदा तौर पे, मतलब गोश्त के लिए हम हर बंदे के जहन में एक ही बात है, लेकिन हमारा जो जहन है बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पे, एक ये है कि वो दूध हमने गाय का पीना है, भैंस से हम पहुँच गए गाय पे तरक्की करके, क्योंकि भैंस देती है 8 किलो, वो गाय देती है 28 किलो, बल्कि अब तो 38 और 48 किलो वाली भैंस भी आ चुकी है। दूध बेशक उनका बी ग्रेड होता है पर लेकिन मिकदार तो बढ़ गई। तो इसी तरह हमारा तवज्जो ये है कि हमने गाय का दूध पीना है और गोश्त जो है ना वो बकरे का खाना है। अब बात यह है कि ना हमें हालस गोश्त मिलता है गाय का, दूध मिलता है गाय का, जो मिलता है उसमें भी वो पानी की मिलावट और बाज़ केमिकल से दूध बना होता है। और जो बकरे का गोश्त हम खाते हैं उसमें भी आपको पता है कि वो क्या बकरे का होता है, मतलब उसमें भी वो भेड़ें भी होती हैं, उसमें बीमार बकरियां भी होती हैं, उसमें जो बकरे होते हैं उनका बॉडी स्कोर, उनके गोश्त की कितनी अफादियत है, मतलब सेहतमंद गोश्त ही नहीं होता। नहीफ और लागर और लाचार किस्म के जानवर जो हैं वो ज़िबा किए जाते हैं। अब जो अच्छा सेहतमंद जिसका बॉडी स्कोर जानवर का 4 या इससे ऊपर हो वो आपको शायद किसी बंदे ने खाया हो, कम लोग हैं जिन्होंने खाया होगा। और ये मैं बात उन लोगों की नहीं कह रहा हूँ जो लोग समझते हैं, जो खाने के शौकीन हैं, कि वो जानवर जो बड़ा शानदार सेहतमंद हो, बॉडी स्कोर उसका 4 या इससे ऊपर हो, वो अगर आप उसको खरीदें, आप उसका गोश्त करें सारा कुछ, तो वो आपको किसी सूरत भी 1500 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। 1500 रुपये भी हो सकता है, मैं कोई कम ही थोड़े से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना जो खाने वाले लोग हैं वो बाज़ मेरे जानने वाले भी हैं, वो अच्छा गोश्त लेते हैं अपनी मर्ज़ी का जानवर कसाई से लेकर, कसाई 2000 रुपये हाल ही गोश्त देता है उन्हें सही साफ अच्छा करके, अच्छे सेहतमंद जानवर है, इसका बॉडी स्कोर बड़ा शानदार हो। वो शौकीन हज़रात मतलब अगर वो खाते हैं तो वो इतने का भी गोश्त ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक मुनासिब सेहतमंद जानवर भी लेंगे ना जो आपको यकीन हो ये 100% बकरा ही है, ये नहीं मुमकिन कि आपको 1500 से कम मिले। हाँ, जहाँ पे करप्शन होगी, अब करप्शन की भी कहीं किस्में उन्होंने बताया, भेड़ें भी बीच में ज़िबा कर देते हैं, लागर बकरियाँ, कमज़ोर बीमार जानवर। और उसके अलावा क्या करते हैं, गोश्त को पानी लगा देते हैं, तो पानी से जो है ना वो उसका बढ़ जाता है वज़न, और फिर वो हमें सस्ता दे देते हैं। हम ये समझते हैं कि सस्ता है, लेकिन वो सस्ता नहीं होता, वो होता महंगा ही। उन्होंने पानी बढ़ा के तो वो सस्ता कर दिया होता है, हम पानी की कीमत भी दे रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान में बेईमानी इतनी है कि यहाँ पे जो लोग बंदा ईमानदारी से काम करना चाहे तो वो उसे कोई मानता ही नहीं, वो कहते हैं ये तो फ्रॉड हो रहा है, ये तो इतना महंगा दे रहा है, ये वो जो बेईमान होता है, करप्शन कर रहा होता है, सारे लोग मतलब उसे एक मामूल की चीज़ समझते हैं। पहले तो बात हमारे पास इतना इल्म ही नहीं होता कि हम उस करप्शन को वादे कर सकें, और अगर पता भी हो तो हम उस करप्शन को सारे सिलसिले का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं ना चाहते हुए कि हम कहते हैं नहीं ठीक है जी 1200 वाला ही चलन दो, 1500 वाला हमने नहीं लेना ईमानदार बंदे से। वो इसलिए कि वो 1200 वाला जो दे रहा है ना उसने 300 का पानी लगाया होता है गोश्त को, और जो 1500 को दे रहा है वो कह रहा होता है कि मैंने पानी नहीं लगाया, इतना आपको गोश्त ज़्यादा मिल जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं यार आप महंगा दे रहे हैं, वो सस्ता दे रहा है, उतना उसे महंगा पानी हम खरीद लेते हैं और उतना वो काम गोश्त होता है। बात वहीं पे आ जाती है। लेकिन यह है कि ईमानदारी का हमें पाकिस्तान में फ़रोग देना चाहिए, उन लोगों से हम मतलब ये गोश्त खरीदें हैं जो तसल्ली के हों, जो हमें 100% यकीन होगी ये पानी नहीं लगाते, ना ये पुराने जानवर ज़िबा करते हैं, बीमार जानवर ज़िबा करते हैं। अच्छा, बात फिर कहीं से कहीं निकल गई कि बात हो रही थी कि साहब मतलब जिनका भी मैसेज आया, पैगाम आया कि मैं TMR से शुरू करूं, लूसेंट से शुरू करूं या फिर वंडा अपना बनाऊं।
तो बात यह है कि अगर आप लूसन से काम शुरू करते हैं, गोश्त पे का काम आप करते हैं, तो आप पहले लूसन उगाएंगे, खरीद के आप लूसन डालेंगे तो 40 रुपये से कम, तो 40, 50, 45 रुपये से कम आपको लूसन नहीं मिलेगा अगर आपने कुछ मतलब थोड़ा खरीदना है। अगर आपने ट्रालों के हिसाब से खरीदना है लूसन 15, 20 टन, 50 टन, तो फिर आपको हो सकता है कि वो 25, 30 रुपये किलो के आगे पीछे मिल जाए। लेकिन अगर आपने 1, 8, 2, 4 टन खरीदना है तो फिर वो 40, 50 रुपये के बीच में मिलेगा आपको, अच्छा लूसन है। तो वो इतना लूसन आप लेंगे, फिर आप उसे लाएंगे अपने पास, फिर आप उसे कुतरेंगे काट के, फिर आप उसे ज़हीरा करेंगे, फिर डालेंगे। और लूसन में एक बड़ा 4 ज़ाया भी हो जाता है, ये याद रखिएगा। मतलब आप किलो डालते हैं ना तो वो 3 पाव ही खाते हैं, 1 पाव ज़ाया हो जाता है। वो ज़ाया कैसे होता है कि पत्ता बारीक होकर पाउडर बन जाता है, वो ऐसे लगता है जैसे मिट्टी है। कुछ वो बाहर गिरा देते हैं, कुछ वो बकरियां बीच में घुस जाती हैं, बीच में पेशाब कर देती हैं, वो ज़ाया हो गया। तो इस तरह वो 1/4 तो ज़ाया ही हो जाता है आपका। मतलब 1/4 का मतलब है कि 40 रुपये का आपको 50 रुपये में पड़ गया, 10 रुपये का तो ज़ाया हो गया, उन्होंने खाया ही ना। अच्छा, अगर आप लूसन उगाने चल पड़ते हैं तो फिर क्या होगा, आपको पहले किसान बनना पड़ेगा, तो आपको पहले खेती बाड़ी सीखनी पड़ेगी, ज़मीन ठेके पे लेनी पड़ेगी, फिर हाल चलाएंगे, फिर इसमें बीज लगाएंगे जैसे हमने किया, बीज लगाया, हाल चलाया, सारा कुछ किया और फसल ही कोई नहीं हुई। वो पता चला कि हमें तजर्बा ही नहीं था, तो ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। फिर यहाँ बड़ा गुजरते हुए लोगों से फिर सलाह ली, अगली बार फिर फसल लगाई, फिर वादी हुई। तो फिर जनाब मायूस हो गए, हमने हिसाब लगाया कि जितने लोगों से सलाह लेंगे उतना ही काम ख़राब होगा। फिर अपने तौर पे हमने यूट्यूब पे मुस्तनिद लोग देखे, किताबें वगैरह थोड़ी बहुत ही गौरों की पढ़ी, तो फिर पता चला जी ये ऐसे काम करते हैं। पाकिस्तान में तो हर बंदा बेचारा कोई खोती में बैठ के जा रहा हो, वो भी जाते जाते कोई ना कोई सलाह दे जाता है। तो मतलब कि आप किसान बनेंगे तो उसमें फिर आपको परेशानियाँ आएंगी कितनी, वो भी काम सीख, क्योंकि हर एक काम जो होता है ना बाकायदा एक शुबा होता है। ये नहीं कि आप किसान भी बन जाए, आप फार्मर भी बन जाए, आप सारा कुछ बन जाए, व्यापारी भी बन जाए, सारा कुछ तो एक वक्त में एक ही काम होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आपने बकरी फार्मिंग करनी है ना तो फिर आप बकरी फार्मर ही नहीं, ना कि आप किसान बन जाए। अगर आप किसान बनेंगे तो है तो अच्छा, अगर आपके अंदर आपके पास इतने वसाइल हैं और आप में इतना जज्बा मौजूद है कि आप समझते हैं कि आपने ये ताहयात ये काम करना है, वो बड़े अच्छे पैमाने पे करना है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से करना है आपने, तो फिर आप जनाब किसान बने, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी फसल लगाएं, एक अच्छा सा फार्म बनाएं, जानवरों की तरबियत हासिल करें और फिर बड़े अच्छे से मुनासिब जानवर खरीद के लाएं। आपको पता हो कि आपके जानवर आपको 2-4 साल बाद क्या नताइज देंगे, उस वक्त क्या इनकी कीमत होगी, अभी इनकी क्या कीमत है, आपका इन सालों में खर्चा कितना हो जाएगा, ये सारी जो है ना आदाद शुमार आपके पास पहले लिखे होने चाहिए अगर आप बड़े अच्छे फार्मर बनना चाहते हैं। और अगर हमारी तरह ही बनना चाहते हैं तो फिर आप किसान भी हैं, आप फार्मर भी हैं, व्यापारी भी हैं, आप सारा कुछ हैं, और आखिर में नताइज क्या आएंगे कि आप कुछ भी नहीं होंगे। वो क्या इंग्लिश में मुहावरा है ना, वो मुझे सही याद नहीं है कि वो मदर ऑफ ऑल क्वींस जैक ऑफ नन, इस तरह का एक है, पता नहीं क्या, कि जो सब का होता है वो किसी का नहीं होता, आप कह लें। तो इसलिए बस वो एक का ही हो जाए, एक ही काम करें तो बेहतर है आपके लिए। तो अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर आप TMR पे आप कह रहे हैं, अपना वंडा आप कह रहे हैं कि आप इन्हें बना के दें, तो क्या इस पर आप गोश्त का काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप। इसमें हम जो बुनियादी वंडा बनाते हैं वो उसमें 5 चीज़ें शामिल होती हैं, वो है मकई, गंदम, चने, चोकर और सरसों की खाल। अब ये बराबर मिकदार में आप सारी चीज़ें ले लें, इनका दलिया बनवा लें, तो ये आपका बुनियादी सा वंडा बन जाता है। इसमें आपको 18% प्रोटीन जो है ना वो बुनियादी तौर पर मिल जाती है, जितनी कि बकरी को चाहिए। तो वो आप खुश्क लूसन साथ दे लें, किसान बन जाए, ज़राअत कर लें, खेती बाड़ी कर लें, वो लूसन वहाँ पे काश्त कर लें, वो लूसन को काट के खुश्क कर लें। ये देखें ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, अगर आप कोई 2-4 कनाल में कर रहे हैं ना तो फिर मसला नहीं है, लेकिन आप एकड़ों में चले जाते हैं ना फिर ये मसला होता है। वो मसला कि आप देखें हम जो मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं ना, 10 जानवरों के लिए 1 एकड़ चाहिए होता है लूसन काश्त करने के लिए, और अगर आपने कोई 50 जानवर रखे हैं तो 5 एकड़ चाहिए होगा। अब 5 एकड़ में क्या होता है, जब आपने एक ही वक्त में फसल लगानी है और एक ही वक्त में काटनी है, जब वो फूल पे आना शुरू हो लूसन, मतलब 5% उस पर फूल आए तो आप उसको काट लें। अब वो एक ही दिन में काटनी है आपने, एक दिन में काट के आपने उसे रखते ना, दूसरे दिन आपने उसकी साइड तब्दील करनी है ताकि दोनों साइडों से धूप लगे लूसन को, और तीसरे दिन आपने उसको उठा लेना है।
या दूसरे दिन अगर वो सही खुश्क हो गया है तो रात के वक्त आपने वो उठा लेना है। अगर मशीनें हैं तो वो लाइनर वगैरह लगा के आपने उसके बंडल बना लेने हैं। रात को अगर वो बंडल बनाए तो उस वक्त थोड़ी सी हल्की होती है हवा में, तो उसका ये होता है कि उससे पत्ते जो है ना वो कम ज़ाया होते हैं। अगर धूप में बनाएंगे वो तो पत्ते ज़्यादा ज़ाया होंगे, जिसमें प्रोटीन फिर कम हो जाएगा फसल में। तो अगर वो एकड़ों में आप चले जाते हैं तो वो किस तरह एकदम सारा फसल काटेंगे एक ही दिन में, एक और 2-3 दिन में उसे खुश करके किस तरह सारी इकट्ठी समेटेंगे। अगर एक आध धूप भी ऊपर लगी ना, उसका जो है मतलब कि पानी की मिकदार उसकी 10% से कम होगी, ये ज़्यादा धूप लगी तो वो फिर वो हो जाता है येलो, अपना पीला सा हो जाता है, सुनहरी साहब कह लें, और वो पत्ता शत्ता उसका झड़ जाता है, प्रोटीन भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो आपने तेज़ी से ये काम करना होता है। कैसे आप करेंगे, एक आध एकड़ की तो समझ आ जाती है लेकिन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपने ज़्यादा जानवर रखने हैं तो फिर अगर आपने साथ ज़राअत भी करनी है फिर मशीनरी आपको चाहिए होगी, या तो किराए पे आप खरीद लें, मतलब आपके इलाके में मशीनरी मौजूद हो, जब आपकी फसल तैयार हो तो वो बंदा आके वहाँ पे किराए पे आपको ये सारा काम कर दे, या आपने अपनी मशीनरी रखें। अपनी मशीनरी रखने के लिए जगह आपको ज़्यादा चाहिए होगी, जो आप ठेके पे लेनी पड़ेगी, फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने जानवर पूरे से रखने हैं तो फिर मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वो फिर ज़राअत ना करें, वो फिर या यहाँ तो बिल्कुल ही 5, 10, 20 रख लेना, फिर ज़राअत कर लें। लेकिन अगर वो 50-100 वाला काम है ना तो फिर आप ना बड़े हैं ना छोटे हैं, दरमियान में है, तो फिर आप खरीद लें सारा कुछ, उसमें आपका वक्त जो है ना वो बच जाएगा। वही वक्त आप किसी और जगह पे इस्तेमाल करके उसे पैदावार में ला सकते हैं, और उतना जितना फ़ायदा आपने वो फसल काश करके लेना था उतना अपना वक्त इस्तेमाल करके वो फ़ायदा ले लें। मतलब कि वक्त ही सारा सरमाया है, तो वक्त को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये तो आपके अंदर है कि सलाहियत कि आपने किस तरह वक्त को कितना फ़ायदेमंद बनाना है। तीसरी बात ये आ गई कि आप कह रहे हैं कि TMR पे मैं जानवर पाल लूँ। तो TMR देखें, हम भी इतने अरसे से ये आप कह लें कि सर टकरा रहे हैं पत्थरों से, और बड़े हमने भी तजर्बे किए, हर एक चीज़ का तजर्बा कर लिया, और इससे हमने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बकरी की जो ख़त्मी खुराक है ना वो TMR है। मतलब आप लूसन को, अजनास को मिक्स करें, उसमें शीरा, उसमें तेल, उसमें मिनरल, उसमें सारी चीज़ें जितनी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी आप मिक्स करके ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं, उसको एक पैलेट की शक्ल दे लें, मतलब गोली की शक्ल दे लें, जैसे सेवियाँ होती हैं सवैयाँ, उस तरह का बना लें। 2-4 माह वो आपका ज़हीरा भी रह सके, ख़राब ना हो, उस फंगस वगैरह ना लगे, और वो आपका पड़ा रहे, आप बस वही इस्तेमाल करें। जानवरों का पानी ना ख़त्म होने दें। पानी में हम वो आजकल डाल रहे हैं, आपको पता है, भुजा हुआ चूना 1 किलो में 1 ग्राम के हिसाब से, तो उससे ये मुंह खुरी, ये मुंह का पकना, ये सारे मसाइल हमारे ज़ीरो हो गए हैं। तो वो बस पानी डाल ना ख़त्म होने दें जानवरों का, उसमें थोड़ा सा भुजा हुआ चूना डाल दिया करें, जो हमने तजर्बा किया और अच्छा साबित हुआ है। बाकी उन्हें 3 टाइम जो है ना आप ये TMR डाल दें, सुबह दोपहर शाम 3 बार। 3 बार इसलिए डालना, तो एक ही बार डाल दें तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि अब हम दिन में, अगर आप तसव्वुर करें कि हम दिन में 6 रोटियां खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, तो अगर 6 एक ही वक्त में हमें खानी पड़ जाए तो खा तो हो सकता है हम लेंगे जैसे तैसे है, लेकिन फिर बीमार हो जाएंगे, तो वो खाने की हवस भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा पेड़, जिस तरह वो मोइन अख्तर का पेड़ होता था ना ड्रामों में, इस तरह का पेड़ लेके घूमते रहेंगे तो काम भी नहीं कर सकेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ना वो 3 टाइम डालें, सुबह दोपहर शाम। अब वो एक जानवर अपने जिस्मानी वजन का खाता है 3%, यानी कि जो 100 किलो का आपका बकरा है ना बड़ा, वो 3 किलो खाएगा। अब आपने 1 किलो सुबह, किलो दोपहर, किलो शाम डाल देनी है, तो उससे क्या होगा, एक तो वो खा लेगा, उसकी भूख भी बरकरार रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब तक भूख बरकरार है उस वक्त तक मैदा अच्छा काम करता है, ये सुन्नत भी है। दूसरा ये है कि वो जब वो फीड पड़ी नहीं ना रहेगी खुरलियों में, तो फिर वो मक्खियाँ नहीं आएगी। जब मक्खियाँ आती हैं ना फिर उसके ऊपर गंद डालती हैं फीड के ऊपर, फिर भी जानवरों को उससे पेचेस वगैरह लग जाते हैं, और ETV का मिसाइल भी बाज़ औक़ात इसी वजह से आते हैं, या फीड गंदी हो जाए या फंगस उसमें आ जाए। तो सुबह दोपहर शाम डाल दें। अगले दिन जब सुबह डालने लगे खुरली को साफ़ कर दें, जिस तरह हम अच्छे साफ़ सुथरे बर्तनों में खाते हैं, तो तसल्ली होती है कि सारा कुछ नया हो गया, तो पानी ख़त्म ना होने दें। ये बड़ा आसान सा तरीका है। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा महंगा भी महसूस हो रहा हो, और ये जो मेरी अदाद शुमार है ना सारे, आप उसके मुताबिक ये आपको सस्ता पड़ेगा। आप जब एंड पे हिसाब लगाएंगे ना
तो आप कुछ महसूस करेंगे कि जानवरों की पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है। मतलब जो बकरियां पहले 10 किलो दूध दे रही थी, कुछ जितनी भी आपके पास हैं, आप वो एक आदमा TMR पे लगाएं, आप महसूस करेंगे कि दूध बढ़ गया। मतलब कि 1-2 किलो भी दूध अगर बढ़ जाए तो वो जितना TMR महंगा पड़ रहा है वो तो उसमें वो फिर वो कवर हो गया ना। इस तरह बकरियों की बच्चों की जो नशो नुमा है, अगर वो आपकी कोई 10-20 ग्राम भी बढ़ जाती है, मतलब पहले कि आप 100 ग्राम ले रहे हैं रोज़ का, ये 110-20-30 पे चली जाती है तो महंगी है वो, उधर से वो आपका पैदावारी सलाहियत भी तो आपकी बढ़ गई है ना। दूसरा ये है कि जानवरों का बॉडी स्कोर अप हो गया, बीमारियां कम होगी, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ गई। जब बॉडी स्कोर बढ़ता है तो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है, जानवर बीमार नहीं होते, उतना आपका दवाइयों का अखराजात भी कम हो गए, उतने डॉक्टर के चक्कर भी कम हो गए, तो वो भी तो आपका फ़ायदा हो गया। तो मतलब कि जब आप एंड पे हिसाब लगाते हैं ना, अब जो जानवरों का बॉडी स्कोर ज़्यादा होता है वो बच्चे भी ज़्यादा देते हैं। ये भी एक कुदरत का कानून है कि सेहतमंद जो जानवर हो या दरख्त हो, उसका पैदावार या उसका फल ज़्यादा होता है, तो वो वहाँ से भी फ़ायदा हो गया। तो मतलब जो हमने इसका हतमी नतीजा निकाला ना फार्मिंग का, वो आपने गोश्त के लिए करना हो, दूध के लिए हो, जिस तरह भी हो, वो आपको आप TMR बनाना पड़ेगा। वो अब आप ख़रीद लें, आप इंपोर्ट करें, आप अपना बनाएं, जैसे तैसे है। मतलब खुराक तो हम सारे लोग दे रहे हैं, कोई सब्ज़ दे रहा है, कोई खुश्क दे रहा है, कोई कैसे खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है। पहले तो एक हम इसकी खुराक को समझें, वही खुराक दें जो इसे चाहिए। अब इसको वनडे में जानवर को ना वैरायटी चाहिए, मतलब कि ये कम से कम भी को 5-10-12 किस्म की अजनास हो ना, 10-12 किस्म की कम से कम भी, तो फिर इसकी वैरायटी बनती है। जैसे हम अब सालन खाते हैं, उसमें कोई सिर्फ ये तो सालन ही होता है, यहाँ उसमें वो घी डाला होता है, उसमें मतलब कि मिर्चें भी होती हैं, थूम भी होता है, प्याज भी है, अदरक भी है, उसमें मेथी भी है, उसमें अनार भी है, अनारदाना भी है, सौंफ अजवाइन भी है, उसमें आलू भी डाले हुए हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो वो फिर एक वैरायटी बन जाती है ना उसमें। इसमें किसी में विटामिन A मिल रहा है, किसी में विटामिन D मिल रहा है, किसी में विटामिन E मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना ये एक फिर मुतवाज़ी खुराक जिसे कहते हैं ये बनती है। इसी तरह ही बकरी की खुराक में भी यहाँ वैरायटी बनती है ना, तो फिर उसमें सारी उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होती है, तो फिर बकरी जो है ना इसकी पैदावारी सलाहियत सामने आती है। लूसन भी इस तरह इसमें शामिल होता है, वो भी ज़रूरी होता है, कैल्शियम का एक ज़रिया है वो भी। मतलब कि आपको TMR बनाना पड़ेगा, और ये हमने हतमी नतीजा निकाला। अब जब से हमने TMR बनाया ना, तो आप ये कह लें कि आपके हाथ में जैसे हथियार आया था ना, मतलब एक आला क्वालिटी का रशियन क्लैचनिकोव आप कह लें, वो आ जाती है। तो ये हिसाब है बामुकाबल एक दरे का बना हुआ पिस्तौल जो है। तो अब आप जो है ना अगले महाजों पे लड़ सकते हैं अगर आपके हाथ में हथियार अच्छा तो इसलिए अब आप कोई भी काम कर सकते हैं। TMR आप जानवर बकरियां दूध के लिए रखना चाहते हैं तो घर पे बकरियां रख लें 1, 2, 4, सिर्फ TMR डालें और पानी ना खत्म होने दें। TMR 2-4 माह खराब भी नहीं होता, वो तो आपके लिए आसान हो गया। अब कई लोग रब्ता करते हैं हमसे कि हमारी तो बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल ही हल होगी, हम तो नौकरी पेशा थे और पत्ते भी लाने ये भी करने वो भी, तो मसला ही हल हो गया। हम तो ऐसे लगता है ऐसी दुनिया पे आ गए। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है TMR या आप खरीदें या खुद तैयार करें, ये आपको ये हतमी जो है ना ये बकरियों में हमने ये इसका निकाला नतीजा है कि इसके बगैर बकरी फार्मिंग जो है ना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मतलब कि इसके बगैर बकरी फार्मिंग ऐसी जैसे अफ़गानिस्तान को फतह करना। अभी देखें काबुल पे भी तालिबान का कब्ज़ा हो गया, तो मतलब कि पहले रशिया भी वहाँ से भाग गया, कई इस्तेमारी ताकतें वहाँ से भाग चुकी हैं। तो जिस तरह अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं हो सकता, इस तरह TMR के बगैर आप कह रहे फार्मिंग नहीं हो सकती। हो तो सकती है, रो तो होगी, वो भी आप महदूद रहेंगे चंद जानवरों तक या चंद 100 जानवरों तक, वो भी आप उस तरह नताइज नहीं ले पाएंगे। अगर आपने शानदार नताइज लेने हैं, मतलब बकरियों के हवाले से मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ कि बकरे तो चले बकरे पाले जाते हैं, रो तो हो गए, वो तो साइलेज भी मैंने देखा है, वो तो भूसे खा के भी जिंदा रह लेते हैं। खास तौर पर जो खस्सी होते हैं, क्योंकि उनमें वो इतनी ज़्यादा उन्हें ताकत नहीं चाहिए होती, उनकी कौन सा ताकत ज़ाया हो रही होती है किसी भी जरिए से। तो जो बकरियाँ होती हैं जिन्होंने बच्चे देने हैं, जिन्होंने बालिश को रखना है, जिन्हें आगे दूध देना है, तो उनके लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है। उनके वो उन बकरियों की फार्मिंग जो है ना वो TMR के बगैर अफ़गानिस्तान फतह करने वाली बात है। तो चलिए ये तो था आज का प्रोग्राम, जिसमें सवाल छोटा था और जवाब लंबा हो गया। वही कहते हैं ना, सवाल चना और जवाब पता नहीं गंदम
तो बात कहीं से कहीं चली जाती है, लेकिन ये है कि बातों में से बातें निकलती हैं, बातें मालूम आती होती हैं, जो भी अपने पास बातचीत होती है अपना भी जहन होता है कि वो अगले तक पहुँचाएं। ये अमानत होती है, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, सांस आप चल रहे हैं, सांस रुका तो हम गए, सारा कुछ जो अपने अंदर जहन में सारी चीज़ें चलती हैं वो उधर इधर की इधर रह जानी है। तो बेहतर ये है कि आप वो सारा इजहार ख्याल करते रहें, लोगों से बताने से इल्म बढ़ता है। और मैंने अभी जो हमने ये प्रोग्राम किया, इससे पहले जो इल्म था मुझे यकीन है इससे मज़ीद बढ़ गया। तो देखेंगे सदका जारिया होता है अपना इल्म को तकसीम करना, किसी के काम आना, आपका भी फ़ायदा अगले का भी फ़ायदा। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। एक नए सवाल के साथ इंशाल्लाह एक आध दिन में दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।